अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए निगरान हुकूमत मुतहर्रिक हो चुकी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपिक्स कमेटी के इजलास की सदारत की, जिसमें मुआशी और इंतज़ामी चैलेंजेस से निमटने और मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए रोड मैप वज़ा किया गया है। फिर मुल्क में मकामी और बैरूनी सरमायाकारी की राह में जो रुकावटें हैं उसके सद्देबाब दरामद पर काम करने के लिए FVR की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए और इस्लाहाती जो नुकसान पहुँचाने वाले रियासती इदारों की निजकारी और कारकर्दगी बेहतर बनाने की बात है, इस पर भी गौर किया गया, गुफ्तगू हुई है। फिर ज़रिए मुबादला के ज़खायर और अजनास समेत हर तरह की स्मगलिंग रोकने की हिकमत अमली पर भी बातचीत की गई। इससे कबल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ताजिरों के साथ एक मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में आने वाली बड़ी गैर मुल्की सरमायाकारी के पेश नज़र मुल्क के रोशन मुस्तकबिल का इंदिया दिया था और ये कहा था कि वो सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत से मजमूई तौर पर 75 अरब से 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी लाने की कोशिश करेंगे। तो इसके क्या असरात मईशत पर मुरतब होंगे, क्या ये उम्मीद की किरण है? इस हवाले से अपने तजियाकारों से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजिया राव खालिद साहब, नजमुल साकिब साहब भी हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं, जबकि MD ताहिर जलाल साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। राव खालिद साहब, जिस तरह के अभी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ज़ाहिर है हम देख रहे हैं कि बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है निगरान हुकूमत भी और आर्मी चीफ भी। आप समझते हैं कि हम सही समत में गामज़न हैं? देखिए, पाकिस्तान की समत इसमें तो कोई शक नहीं है कि सही करने के लिए बड़े अरसे से इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही है और ज़रूरत है भी। उसमें जो पर्टिकुलरली अगर हम जो इन्वेस्टमेंट फोरम हम है इस वक्त, जिस पे 2 दिन से इजलास जारी है, उसमें जो चीज़ें तय की जा रही हैं और जो हो रही हैं वो यकीनन बहुत खुशाइंद है और अगर उसके मुताबिक सारी चीज़ें हो जाती हैं तो लॉन्ग टर्म में वो बहुत बेनिफिशियल होंगी। शॉर्ट टर्म कह लें 2-3 साल के बाद, और लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली जब इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी होगी उससे जॉब जनरेशन भी होगी और भी इन्वेस्टमेंट तो इटसेल्फ बहुत बड़ा अगर बाहर से आती है और फॉरेन करेंसी में आती है तो उसका अपना एक इम्पैक्ट होता है। तो उसके साथ साथ जो इक़दाम अभी किए गए हैं ख़ासतौर पर स्मगलिंग को रोकने के लिए, बिजली चोरी रोकने के लिए और ख़ास तौर पे डॉलर्स के हवाले से जो किए गए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऑब्वियसली उनसे इम्पैक्ट भी आ रहा है, लेकिन जो बड़े इक़दाम हैं ये कह लें कि छोटे इक़दाम हैं और फॉर द टाइम बीइंग उसके इफेक्टिव होंगे, लेकिन जो लॉन्ग टर्म हमें जिसकी ज़रूरत है मईशत के लिए वो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके लिए SIFC का फोरम तो शायद यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन गवर्नमेंट को ऑब्वियसली उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है और शायद कर भी रहे हों, जिसमें आपका टैक्स नेट बढ़ाने की जैसे बात की जाती है, उसमें रिटेलर्स को लाना, उसमें प्रॉपर्टी सेक्टर को लाना, उसमें ज़रूरी सेक्टर को लाना, उन सब को उस पर ला के, तो फिर उस पर आपका जो टैक्स बेस जब बड़ा होगा, आपकी इनकम ज़्यादा होगी, तो फिर आप अय्याशी करने के भी मुतहम्मिल हो सकते हैं। आप फिर बाकी मामलात भी देख सकते हैं, आप अपना अगला फ्यूचर प्लान जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग वो भी कर सकते हैं, जब आपको पता हो कि फिर इंटरनेशनल ट्रस्ट भी उसके साथ आता है कि नेचुरली उसमें जो है उसमें मीडिया और जो सोसाइटी ओवरऑल है, ये है माफियाज जिनकी मैंने जिक्र किया, इनको काबू करने के लिए मीडिया, सिविल सोसाइटी और बाकी सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटीज़ को उसमें बड़ा हाथ बटाना होगा हर तरीके से, ताकि गवर्नमेंट जो ये स्टेप ले उसके रास्ते में जो रुकावटें आए उनको हटाने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए उसकी मदद की जा सके, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग माफियाज हैं। इनको तोड़ना, इनसे पैसे निकलवाना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जितनी अर्जेंसी है इस वक्त, वो आज बड़ा दिलचस्प बयान है जरदारी साहब का भी इस हवाले से कि सियासत नहीं मईशत बचाने की ज़रूरत है। तो वो 6-8 महीने पहले तक तो वो रियासत बचा रहे थे, अब वो मईशत बचाने के चक्कर में लग गए। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस वक्त जो है वो है अफरात ज़र, जो आम आदमी के लिए मसला बन रही है। उसके लिए गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट कर सकती है, जो पॉसिबल इकदाम कर सकती है, उसमें गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, जैसे हैं सूबाई लेवल के ज़्यादातर, इसमें विफाक पे तो पॉलिसी की सतह के ऊपर विफाक अपना फैसला कर सकती है, लेकिन सूबाई सतह के ऊपर जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, जो प्राइस मेकनिज़म है वो कैसे मुतय्यन होगी कमोडिटीज़ की, और प्राइस कंट्रोल कैसे होगा, क्योंकि हमारे यहाँ ये एक आम तासुर भी है और ये किसी हद तक ये फैक्ट भी है कि जो 50% इन्फ्लेशन है ना,
जी। वो क्रिएट की गई है नहीं है सच। जो यानी कि अगर 29% पे हम जा रहे हैं इस वक्त या 30% पे, तो 15% उसमें ऐसी है जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी से और शॉर्टेज ऑफ गुड्स करके और तरीक़ों से करके वो मोनोपोलीज़ के ज़रिए उसको क्रिएट किया गया। तो उसको रोकने के लिए यकीनन पॉलिसी लेवल पे तो वफाक कोशिश कर रहा होगा, करेगा भी, लेकिन सूबाई लेवल के ऊपर प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ होती थी, तहसील लेवल पे, छोटे शहरों के लेवल पे, उन सबको काम करने की ज़रूरत है। तो उससे ये जो बर्डन आम आदमी पे बर्डन है उसको आप दिनों में कम कर सकते हैं अगर इसको इफ़ेक्टिवली आप मैनेज करें। बाकी जो ओवरऑल स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो सस्टेनेबिलिटी भी उनमें चाहिए। ये नहीं है कि आज अगर मामला थोड़े से ठीक हो गए और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आ गई और हमारे डॉलर के भर गया ख़जाना, उस हवाले से हमारे ज़रूरत के मुताबिक पैसे आ गए, तो हम कहें जी आप रिलैक्स करें कि जो हो बस ठीक हो गया अब। लेकिन इसके लिए कंटिन्यूसली और सस्टेनेबिलिटी के साथ काम करने की ज़रूरत है। डॉलर की ब्लैक मार्केट को टैकल करना हो, भले स्मगलिंग को रोकना हो, भले बिजली चोरी को रोकना हो, इसके लिए सस्टेनेबल एफर्ट की ज़रूरत है और मुस्तकिल बुनियादों पे करते रहने की ज़रूरत है। ये एक आध दिन, 2 दिन, 1 महीने, 6 महीने की कोशिश से नहीं होगा। और यकीनन जब अगली मुंतखब हुकूमत आती है उसको ये काम यहीं से आगे चलाना होगा, वो भी उसको आगे लेके चले। ठीक है नजमुल साकिब साहब, कितने खुशाइंद हैं ये इक़दाम और आप क्यों इतने मुस्कुरा रहे हैं, ज़रा हमें भी बता दें। कोई खुशी की खबर है आपके पास तो हम तो मुंतज़िर हैं। जी बिल्कुल, मैं पिछले को 3-4 दिन से रामीन यकीन कीजिए कि बहुत खुश हूँ और उसमें मेरे पास बहुत सारी खुशखबरियाँ हैं टेक्निकल लेवल पे भी। जी बिल्कुल, जो आपसे शेयर करते हैं, आपके लाखों देखने वालों से शेयर करते हैं, पूरे पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं। उसमें सबसे पहले तो ये है कि हमने आज तक ये देखा कि ये हो जाएगा, हम ये कर देंगे, हमने ये सोचा है कि ये होगा। ये गा गे गी के चक्कर में हमारी कौम ने, अगर आप पिछले 40 साल देखें तो उसमें हम बस इसी चक्कर में ही रहे कि ये हो जाएगा, कब होगा, अब क्यों नहीं हो रहा, ये क्या सिलसिला है। तो उसका जवाब मुझे मिला। तो पहली खुशखबरी तो ये है। अच्छा। दूसरी खुशखबरी ये है कि अगर आप इसको टेक्निकल लेवल पे देखें, जो पिछले 4-5 दिन में मैंने महसूस किया, जिसकी वजह से मैं खुश हूं, एक होती है स्ट्रैटेजी बनाते हैं आप, कि आपने स्ट्रैटेजी बनाई कि मईशत को बहाल करना है, उसके बाद कुछ आप टेक्निकल लेवल पे कुछ मूव करते हैं। हमारे यहाँ जितनी भी स्ट्रैटेजीज बनी उसमें जब ऑपरेशनल लेवल पे हम आए तो हमने वहाँ देखा कि वहाँ पे थोड़ी सी सुस्ती हो गई, कुछ देर बाद लोग भूल गए। तो मैं ये देख रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी भी बन गई, टेक्निकल मूव्स भी शुरू हो गई, और उसके बाद ये है कि जो मैक्रो लेवल पे जो हम बात करते हैं, बड़े बड़े मसलन आपने जीडीपी बढ़ानी है, ग्रोथ बढ़ानी है, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, वगैरह वगैरह, उन पे भी काम शुरू हो गया। यानी इन्वेस्टमेंट के बारे में आपने जो अभी ये $100 बिलियन की बात की है, ये छोटी रकम नहीं है। नोट कीजिएगा कि हम पिछले को 1.5-2 साल से $1.2 बिलियन की बात कर रहे हैं IMF के साथ। यहाँ पे बात हो रही है 75 से 1 यानी 100 अरब तक की। अच्छा, अब माइक्रो लेवल पे भी बड़ा जरूरी था कुछ करके दिखाना, और उसमें मैंने ये देखा, जो खुशखबरियां मैं आपको, मैं सुबह जाता हूं यानी रावलपिंडी के एक जगह पे सिर्फ ये देखने के लिए कि चीनी की वाकई कीमत कम हुई है कि नहीं, पता लगा जी हो गई है। अच्छा, डॉलर पे आपने देखा हथौड़ा पड़ता है और किस तरीके से यानी भाग दौड़ होती है। तो मुझे जो लगता है जाती तौर पे कि टेक्निकल लेवल पे, स्ट्रेटेजिक लेवल पे, टेक्टिकल लेवल पे, और उसके बाद मैक्रो और माइक्रो को एकदम से, क्योंकि याद रखिएगा कि एक होती है आपकी यानी दूर की लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एक होती है मीडियम टर्म, एक होती है शॉर्ट टर्म। सबसे अहम जो इस वक्त मेरे अवाम को चाहिए वो शॉर्ट टर्म भी नहीं चाहिए, आज करना है। और मैं आज देख रहा हूं कि जितने इकदाम आपने गिनवाए हैं या राव साहब ने गिनवाए हैं, उसके हमें असरात भी नजर आ रहे हैं। और सस्टेनेबिलिटी का जो जिक्र राव साहब ने किया है, ये है यहाँ पे बॉटम लाइन है। इसको रोकिएगा नहीं, इस प्रोसेस को तोड़ तक पहुंचाइएगा, ताकि आपकी जो अवाम इस वक्त प्यासी है, थोड़ा सा वो यानी मायूसी है, जो कि बाकायदा तौर पे। और इस वक्त की आखिरी बात, सजाद जल्दरम ने शायद कहा था, एक बड़े आदमी का कॉल याद आया है कि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ,
दुश्मनों से मैं खुद निपट लूंगा। ये जो अंदर बैठ के आपकी मायूसी फैला रहे हैं ना, इनका भी कुछ तोड़ करना है आपने, ताकि सही मानों में पता लग सके कि पाकिस्तान ये नहीं है कि एकदम से उसने हवा में जहाज चलने शुरू हो गए, टेक ऑफ स्टेज आ गई है। और उस स्टेज के लिए मैं आपके चैनल के तवस्सुत से पाकिस्तान के तमाम अवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। चलें जी, खैर मुबारक। बड़ी अच्छी आपने हमें खुशखबरियाँ सुना दी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अवाम का मोराल भी इससे मज़ीद बढ़ेगा। जलाल साहब, हमने आवाम का मोराल तो खैर देखते हैं, लेकिन हमें स्टॉक मार्केट का और जो हमने फौरी तौर पर कुछ नताइज देखे वो भी बड़े मुस्बत नज़र आए हैं। जब आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई ताजिरों से, फिर जिस तरह से फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट की उन्होंने बात की, फिर सपोर्ट की बात की और मुख्तलिफ इक़दाम की, अब SIFC की मीटिंग में भी बात हुई है। उसके बाद हमने देखा कि डॉलर गिरा, स्टॉक मार्केट में तेज़ी आई। आपको लगता है सस्टेन करेगा और मज़ीद इसको कंटिन्यू करने के लिए किस तरह के इक़दाम की ज़रूरत है? बिल्कुल जी, मैं इस हवाले से यही कहूँगा कि पिछले 3-4 दिन से मुल्क के अंदर जो है ना, एक ये खुशगवार झोंका है हवा का, जिससे हम जो ना अपने आप को थोड़ा पुरस्कून महसूस कर रहे हैं। तो पहली दफ़ा ये बिल्कुल खालिद राव साहब की और नजम साकिब साहब की बात दुरुस्त है कि इसमें हमारे सपा सलार ने जो ताजरों के साथ बात की है, उन्होंने जो उनको अहदाफ दिए हैं, उसके हवाले से जो बातें वहाँ 3-4 घंटे के इजलास में जो हुई हैं, उसके नताइज जो है वो फौरी तौर पे आना शुरू हो गए। और उसका आप देखा कि डॉलर जो है वो 335 से नीचे अभी 303 के 302 है। इसके अलावा मार्केट में जो है ना, सोने की कीमत जो है वो भी काफ़ी नीचे आई। इसके अलावा बाकी चीज़ें जो है वो भी, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से हम ये जो सूरत हाल है इससे निकल जाएंगे। और नीयत अगर है, इरादा है, तो फिर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के माशी हालात भी ठीक होंगे। और जिस तरह नजम साकिब साहब ने एक शेर सुनाया, तो मैं भी एक शेर सुनाना चाहता हूँ आपको जी जी कि मेरा अज़म इतना बुलंद है कि मुझे पराए शोरों से डर नहीं, मुझे खौफ आतिशे गुल से है कहीं ये चमन को जलाना दे। जबरदस्त। असल में बात यह है कि हमें जो हम जिस सूरत हाल से गुजर रहे हैं ना, इसमें कुछ तो IMF के भी मामलात हैं, कुछ हमारी अंदरूनी जो सूरत हाल है से भी हम मसाइल का शिकार हुए। और यकीनन जो हमारी माज़ाराई है, उसको अगर मैं ज़ेरे बहस लाऊं, तो माज़ाराई की वजह से हर शोबे में जो है ना वो बुरान आया है। उसमें सियासत का मैदान हो, माशरत का माशी मैदान हो, या कोई और समाजी मैदान में आप देख लें कि लोग जो है वो किस तरह मुश्किल से हालात अपने जो है ना उनको कंट्रोल करने के लिए बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद महंगाई इस कदर है कि आप यकीन करेंगे, जिस तरह हमने फरमाया कि चीनी की कीमतें या बाकी चीज़ें जो हैं, ये इस तरह अभी ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ जो क्रैक डाउन शुरू किया गया है, स्मगलिंग जो रोकने का अमल शुरू किया गया है, इसके अलावा जो अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर जो अभी उन्होंने एक चेक लगाया है, उसकी वजह से इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हम जो है वो आस्ता आस्ता आगे निकलेंगे। और दिन ब दिन अगर ये सूरत यही रही जो पिछले 4 दिन से है, तो इस पे अमल की जरूरत है। जब अमल होना शुरू हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला डॉलर भी नीचे आएगा और हमारी जो है ना सूरत भी बेहतर होगी। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारी निगरान हुकूमत में ये समझ लें कि डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा जो है वो एक मंजी हुई और बड़ी तजर्बाकार फाइनेंस के हवाले से खातून है। तो 2018 के इलेक्शन में भी पहले भी वो निगरान वजीर खजाना थी, अब भी वो वजीर खजाना स्टेट बैंक की वो गवर्नर भी रह चुकी हैं। यकीनन उनके अपने ममालिक के साथ, IMF के साथ भी उनकी डील इससे पहले भी होती रही है। तो मुझे तो इंशाअल्लाह तवक्को है कि पाकिस्तान जो है वो अपने इस माशी जो बुरान है उसको कंट्रोल करने में कामयाब होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ताला। अब राव खालिद साहब, अब जैसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं और बड़ा खुशाइंद है ये, जिस तरह आर्मी चीफ साहब ने भी इस हवाले से यकीन दहानी करवाई है। अब उसके लिए कुछ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए से पहले डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को मजबूत करने की ज़रूरत होती है, फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत होती है। इस ज़मन में आपको क्या लगता है कि क्या इक़दाम करने चाहिए, या जो प्लानिंग अभी तक की गई है निगरान हुकूमत की जानिब से, वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में भी स्टेबिलिटी लाने में कामयाब हो पाएगी?
मेरा ख्याल है कि जो लाहौर और कराची में सेशन किया है आर्मी चीफ ने बिजनेसमैनों के साथ, वो उसका बुनियादी मकसद ही ये था कि जो पाकिस्तान के अंदर जो लोग बड़े बड़े सरमायाकार हैं, सनतकार हैं, उनका ट्रस्ट बहाल किया जाए और उनको ये यकीन दिलाया जाए कि पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से, सरमायाकारी के हवाले से कारोबारी तबके के लिए कोई बहुत बड़ा रिस्क भी नहीं है और कोई बहुत बड़े मसाइल भी उस तरह से नहीं है। कोई ऐसा इंप्रेशन क्रिएट ना हो कि वो समझे कि पता नहीं क्या होने जा रहा है। अगर थोड़ा सा सियासी मसाइल ठीक नहीं है तो बाकी मसाइल भी शायद ख़राब हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है उसका बुनियादी पर्पज़ यही था। उसी में उन्होंने उनको तफसील से, जो हमारी खबरें तो वहीं से आई हैं सारी, उन्हीं को तफसील से बताया है उनका ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए कि क्या प्लान क्या है। यूएई हो, कतर हो, सऊदी अरब हो, चाइना हो, किस तरह से इन्वेस्टमेंट आ रही है, किस किस शोबे में आ रही है और क्या आगे चल के प्लान है। तो वो यकीनन उसका इम्पैक्ट आया और बिज़नेस कम्युनिटी खुद इसका इकरार कर रही है और उसको, मेरा ख्याल है, इसको लेके भी चलेगी आगे। और उसमें जॉइंट वेंचर जो हैं, जो बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है लोकल जो लोग हैं, सरमायादार हैं, वो कोशिश, सनतकार ख़ास तौर पे, उनकी कोशिश होगी कि अगर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रही है तो उनको भी कोई ना कोई ऐसा हिस्सा मिले, जैसे चाइनीज़ के साथ किया लोगों ने जब चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हुई थी। तो इस तरह से ये भी यहाँ पे भी मकामी लोग उनके लिए यकीनन कोशिश करेंगे कि उनको उनके साथ भी जॉइंट वेंचर काम करने का मौका मिले। और उसके लिए मेरा ख्याल है ऑलरेडी लॉज भी मौजूद हैं, जो उसमें जो लोकल जो है इन्वेस्टर, उसको तो वैसे प्रोटेक्शन होती है, फॉरेन इन्वेस्टर को भी प्रोटेक्शन होती है। जो उसने प्रॉफिट लेना है उसको रिपेट्रिएट वो किस हद तक कर सकता है। हमारे यहाँ तो बड़ी लिबरल रिजीम है। आप अगर यहाँ से कमाते हैं, मेरा ख्याल है 70-80%, शायद 100% भी आप बाहर अपना प्रॉफिट ले जाते हैं। तो वो इस हवाले से ओवरऑल तो जो बिजनेस फैसिलिटेशन है वो तो ठीक है, लॉज भी उसके मौजूद हैं, बाकी चीज़ें भी मौजूद हैं। हमारे इम्प्लीमेंटेशन के ज़्यादा इशू होता है और जब इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे आएगा तो जिस तरह से काम हो रहा है, मेरा ख्याल है उस पर भी कोई मसाइल नहीं होंगे। हुकूमत पूरी तरह से ये फोकस जब हो के काम करेगी इन चीज़ों के ऊपर, तो ये मसाइल इतने बड़े नहीं रहेंगे। और ये SIFC का फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा कि ये कह लें एक वन विंडो ऑपरेशन हो गया, कि आपको ये नहीं कि आप इस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। एक वन विंडो ऑपरेशन होगा, इन्वेस्टर को हर चीज़ वहाँ से उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। और वही अगर किसी अदारे से वास्ता भी उसका पड़ रहा है तो वो SIFC उसको टेक केयर करेगी कि कहीं वो रेड टेपिज्म और उस तरह से प्रोजेक्ट्स उस चीज़ का शिकार ना हो। तो बड़ी अच्छी एफर्ट है और उम्मीद की जा सकती है कि इसके नतायज भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे निकलेंगे। बिल्कुल जी, एफर्ट अच्छी है और हम उम्मीद करते हैं कि सस्टेनेबिलिटी भी इसके अंदर आए, कंसिस्टेंसी भी हमें इसमें नज़र आए, तभी इसके दूररस असरात मुरतब होंगे मुल्क की मईशत पर। नाज़रीन, यहाँ वक्त ब्रेक का, स्टे विद अस। इस वक्त डॉलर के रेट, IMF की शराइत और आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से बिजली के नरखों में इजाफा देखने में आ रहा है। लेकिन जब भी सद्देबाब की बात होती है तो बिजली चोरी एक ऐसा मसला है जिसकी अहमियत भी है, मगर गुज़श्ता हुकूमत ने उसको फिक्स करने के लिए कभी काम नहीं किया। अब इस दफ़ा निगरान हुकूमत की ज़ेर निगरानी हमें बड़े पैमाने पर बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन होता नज़र आ रहा है। लाहौर और उसके गिरदोनवाह में क्रैकडाउन के नतीजे में साबिक़ अरकान कौमी असम्बली समेत बाअसर अफराद की जानिब से बिजली चोरी के लिए इस्तेमाल होने वाले मजीद 200 कनेक्शंस पकड़े गए हैं। फिर कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत भी इजलास हुआ जिसमें फैसला किया गया कि बिजली के वाजिबात की वसूली के लिए पहले बड़े नादहिंदगान को पकड़ा जाए और रेवेन्यू अफसरान को इजाफी इख्तियारात दिए जाएँ। और फिर न सिर्फ बिजली चोरों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी बल्कि बिजली चोरों को सहूलत फराहम करने वाले अफसरान के खिलाफ भी FIR दर्ज की जाएगी। अब बिजली चोरों की सहूलत कारी ख़त्म करने के लिए लेस्को में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले भी देखने में आए हैं। फिर निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली साहब ने वाज़ेह अल्फाज में ये कह दिया है कि जब तक बिजली चोरी ख़त्म नहीं होती और लोग बिल अदा नहीं करते उस वक्त तक आवाम को सस्ती बिजली नहीं मिलेगी। राव खालिद साहब, क्या देख रहे हैं आप बिजली चोरों के खिलाफ जिस तरह का क्रैकडाउन हम देख रहे हैं, बहुत ही एक्टिवली किया जा रहा है, क्या आवाम को कुछ रिलीफ मिल पाएगा इस वजह से?
देखिए एक कोशिश है, अभी शुरू हुई है, ये तो बहुत पहले होनी चाहिए थी। ये सारी चीज़ें एक ज़माने में की भी गई थी, उस मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और वो फ़ौज की मदद से ही उन्होंने वो किया था। और मीटर बिजली चोरी के हवाले से, मीटर रीडिंग के हवाले से जो मसाइल थे, बिल की रिकवरीज के हवाले से जो मसाइल थे तो उसके लिए जो आइन के तहत जो फ़ौज को तलब करके काम मुख्तलिफ लिए जा सकते, उसमें उसको आर्टिकल को यूज़ करते हुए उन्होंने मियाँ साहब ने भी एक ये एफर्ट की थी। लेकिन बात वही है कि अब 1 महीने के लिए करें, 6 महीने के लिए, उसके बाद रुक जाते हैं। लेकिन जो बिजली चोरी का मसला है ये बड़े मुख्तलिफ लेवल्स पे है। ये जिस लेवल पे अभी हो रहा है, ये तो तीसरी डिग्री के दर्जे के लोग हैं। सबसे पहले शुरू होता है घर से, जो लोग मुलव्वस है इस पर, मीटर टेम्परिंग में मुलव्वस हैं, जो रोज़ हल्के में जाते भी हैं, जहाँ कुंडा देखते हैं उनको ब्लैकमेल करके पैसे भी लेते हैं। इनके मुलाजिम जितने भी हैं, जो मुख्तलिफ सप्लाई कंपनीज़ हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ जो ख़ास तौर पे हैं, फिर मीटर लगाने से लेके तो बिजली सप्लाई तक उनके हर रेट तय हैं, उसके जो वो काम करते हैं। तो उनका डाटा फिर उसके बाद इनके पास कंप्यूटराइज डाटा इनके पास मौजूद है, तो उसमें आप बहुत से काम ले सकते हैं उसके ऊपर। शब्बर जैदी साहब को एक दफ़ा मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि अगर हमें बिजली की कंजम्पशन के हवाले से डाटा मिल जाए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से, तो हमें टैक्स में भी, रिकवरी में और टैक्स मुतय्यन करने में भी बड़ी मदद मिल जाए, क्योंकि ज़ाहिर है जो बंदा बिजली खर्च कर रहा है उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि उसकी ज़रूरियात किस किस्म की है। कुंडा माफिया जो बाकी जगहों पर इतना इफेक्टिव है या नहीं है, लेकिन कराची में वो इतने भरपूर तरीके से काम करते हैं कि उन्होंने कंसोल वायर लगा दी जिसके ऊपर बाकायदा कोटिंग होती है। अच्छा। रबर की और प्लास्टिक की, तो वो उसके लिए भी, हाँ जी, उसके लिए भी उन्होंने फिर स्पेशल अरेंजमेंट किया। जो वापडा के लोग थे जिन्होंने वो सारा तरीका किया, वो ख़ास किस्म की वो आलात बनाए गए जो तार के ऊपर लगा के उस एक ख़ास हिस्से को वो पिघला के उतार लेते थे, उसकी जगह पर कुंडा लगा देते थे। बड़ी कारीगरी तो वो इस किस्म के ये माफियाज है पूरे। अच्छा जी बिल्कुल। उसके बाद जो अभी हमें ज़रूरत है फौरी तौर पे इस पे करने की, वो ये है कि आप जो अक्सर एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि रीनेगोशिएट करने की ज़रूरत है आपको आईपीपी के साथ। जो सूरत हाल ओवरऑल बनी हुई है, ज़ाहिर है फ्यूल की प्राइसेस ऊपर गई हैं, डॉलर की पैरिटी जो हम क्योंकि डॉलर की पेमेंट करते हैं उसमें करते हैं। मियाँ साहब ने जो 97 में आईपीपी की पॉलिसी दी थी, 94 पहले तो 85 में घर आई थी, 94 में बेनज़ीर ने शुरू किया, लेकिन जो 97 में उन्होंने रिव्यू की पॉलिसी, उसमें 2 बड़ी बेसिक चेंजेस की थी जिसके वो बड़ा फ़ख्र करते थे। एक ये कि जो आईपीपीज़ के होंगे वो लोकल फ्यूल पे होंगे, जो आगे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिसमें भले कोयला हो, गैस हो या कोई भी और उस पर यूज़ हो रहा है, हाइडल को प्रायोरिटी दी जाएगी बाहर उस प्रोजेक्ट्स में। दूसरा उसमें था कि रुपये में आपके जो है ना टैरिफ जो होगा वो रुपये में तय किया जाएगा, तो उसके हवाले से। लेकिन वही मुकर गए आके 2013 में उस सारी चीज़ों से। 2013 में आके उन्होंने बिल्कुल वो चले गए उस पर फॉरेन फ्यूल के ऊपर। साउथ अफ्रीका से आप मंगवा के जब कोयला, तो साहिवाल में वो भी, चलो कराची में लगा होता फिर भी हम कहते साहिवाल तक ट्रेन पे ला के उसकी बिजली पैदा करेंगे, तो उसका नतीजा फिर क्या निकलेगा, इसी किस्म का निकलेगा। तो वो आईपीपीज़ को बुनियादी तौर पे उनके साथ बैठ के ये बात करने की ज़रूरत है। दूसरा टैरिफ के ऊपर उनके निगोशिएट कर। दूसरी चीज़ ये है कि जो कौम को कम अज़ कम आगाह किया जाना चाहिए आईपीपी के साथ मुआहदे क्या हुए हैं, उनकी टर्म क्या है, कितने अरसे के लिए हैं। जो मुआहदे पहले हुए थे, मुझे आइडिया है उनका 94 में जो हुए थे, 15 साल में मैच्योर होने थे, उसके बाद वो प्लांट्स जो है हमारे हैंड ओवर हो जाने थे। अच्छा। और वो उनकी अपनी रिकवरी जो भी है उसके बाद बीओटी बेसिस पे थे, फिर बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र बेसिस पे थे, कुछ बिल्ड ऑपरेट उसके बेसिस पे थे सिर्फ। तो उनकी सारी देखने की ज़रूरत है कि वो उनको रिव्यू करने की भी ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत, कौम को पता होना चाहिए कि ये कब तक हमने आगे भुगतना है कैपेसिटी चार्जेस को, और कब तक ये मामला आगे चल रहे हैं, ताकि सच तो सामने देने की जो आपने बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है। नजमुल साकिब साहब, सरप्लस बिजली का भी मसला है, फिर आईपीपीज़ के साथ जैसे कि राव खालिद साहब ने भी कहा कि रीनेगोशिएट करने की ज़रूरत है, इस तरफ क्यों नहीं आती हुकूमत, और इसमें टेक्निकल इश्यूज हैं क्या, रुकावटें हैं क्या? आईपीपीज़ पे तो रामीन मुझे लगता है कि उस पर बातचीत हो रही है, और उनको अब तमाम इकोनॉमिस्ट इस पे हैं, मुत्तफिक हैं कि जो बिजली का इस वक्त क्राइसिस है उसमें यूँ समझ लीजिए कि 80 से 90% जो है
वो मुआहदे हैं जिनको आज तक कम से कम हमने तो नहीं देखा, कभी अखबार में नहीं देखा। हमें पहले बताया गया कि जी ये फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, बाद में पता लगा जी ये तो लोकल इन्वेस्टर्स हैं। हमें बताया गया जी कि इसमें कैपेसिटी चार्जेस वगैरह ये लगू के कई किस्म की चीज़ें, और कुछ का इशारा जो है वो राव साहब ने भी किया है। जी। इस पे बात होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ बात ही नहीं होनी चाहिए ना, कुछ अमल दरामद भी होना चाहिए। और मुझे किसी वजह से ये लगता है कि इस तरफ तवज्जो अभी दी गई है संजीदगी के साथ, और उसमें कुछ लोगों को अभी से ही फिक्र पड़ गई है कि क्या होगा। 2-3 चीज़ों की तरफ इशारा दिलाना चाहता हूँ। जी। उससे पहले आपको एक छोटा सा यानी वाकया सा समझ लीजिए कि एक मीटर चेक करने वाले को नौकरी मिली, तो को 3 साल तक जो है वो तनख्वाह नहीं लेने गया। तो उसके जो यानी दफ्तर वाले थे, उन्होंने उसको खत लिखा कि बाबा तनख्वाह तो आके ले लो, तुम 3 साल से काम कर रहे हो। तो उसने हैरानी से पूछा जी इसकी तनख्वाह भी मिलती है? अच्छा। मतलब कहने का ये है कि आप जरा उस लाइन मैन को तो देखिए, आप अफसरों को तो दाएं बाएं कर रहे हैं, ये एसको पेस्को IS को फलाना ढमकाना। आप यकीन कर लीजिए, कभी किसी ने अगर बिजली का मीटर लगवाया है तो वो जानता है पाकिस्तान में कि आपने वो जो लाइन मैन है ना, उसके पास है तमाम किस्म के द्यो की, जो तोता है वो है। अच्छा, बिल्कुल। अब मुझे कोई लाइन मैन नजर नहीं आ रहे इधर, मुझे वो मीटर रीडर नजर नहीं आ रहे। देखिए, अफसरों को चेंज करना, किसी SDO को चेंज कर दें आप, क्या फर्क पड़ेगा? असल जगह है लाइन मैन, असल जगह है वो मीटर रीडर। उनको आप चेंज ना करें, उनको जरा बताएं कि भाई सीधे हो जाओ, बंदे के पुत्र बन जाओ। यकीन कीजिएगा, ये मैं आपको बिल्कुल अंदर की बात बता रहा हूं। जिसको पता है कि बिजली कहां पे चोरी होती है, चाहे वो कुंडे लगते हैं। हाँ, एक और चीज है इसमें, देखिएगा कि जो बड़े साहिब इख्तिदार लोग या बाअसर लोगों की तरफ हाथ पड़े हैं। अब ये भी देख लीजिएगा कि जिन लोगों पे आप हाथ डाल रहे हैं वो जाएंगे अदालत में, और वो जो बिल उनका है, फर्ज करें कि 2 अरब रुपए का बिल है, वो 2 अरब रुपए का बिल जाएंगे अदालत में, और किसी भी छोटी सी अदालत में जाके करवा लेंगे कि जी 500 रुपया महीने का हम देंगे इसका, और वो हो भी जाएगा। और फिर 500 रुपया महीना अब इंतजार करते रहें। तो इसमें 3-4 जगहों पे मैंने इशारा दिलवाया है। निगरान हुकूमत की जो दयानतदारी है, या उन्होंने जो सोचा है कि जी इस पे वाकई काम करना है अपनी जगह पे, जरा थोड़ा माइक्रो लेवल पे आके देखिएगा। और मैं आपको एक बात यकीन दिलाता हूं कि अगर अदालतों को ये बता दिया जाए कि भाई इस किस्म के बिलों की इंस्टॉलमेंट्स नहीं करनी, सबसे पहले तो उन तमाम लोगों का जिन लोगों के बिलों का ये चक्कर है, ये बिजली चोरी भी पकड़े जाते हैं, पहले तो मीटर बंद करें। आप वो मीटर लेके आएं और मेक श्योर करें कि उनको कोई और मीटर नहीं लगा के देता। नंबर 1, उनकी तमाम फैक्ट्रियां बंद होती हैं तो हों, वो जाहिर है ये कहेंगे कि जी और ये फैक्ट्रियां बंद होंगी, इंडस्ट्री का ये होगा। हमने एक चीज का इलाज करना है, उसमें कुछ जगहों पे तकलीफ होगी, वो तकलीफ उनको होने दीजिए। फिर दूसरी बात ये है कि जो नीचे लेवल पे है, जो आपके लाइनमैन हैं, जो आपके मीटर लगाते हैं जाके और फिर उसके बाद खुद ही चेंज करते हैं और कुंडे लगाते हैं, उनकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है कि उनसे कहा जाए कि बाबा सीधे हो जाए। बिल्कुल ठीक है। जलाल साहब, आपको क्या लगता है ये जो इस तरह के इक़दाम अब हो रहे हैं बिजली चोरी के खिलाफ, ये कितना मौसर साबित होगा, और क्या मज़ीद और भी एस्पेक्ट्स हैं जिस पर अकाउंटेबिलिटी, शफाफियत और फोकस करने की ज़रूरत है बिजली के मामले में? बिल्कुल जी, इसमें जो बदनवानी हो रही है, जो बिजली चोरी हो रही है, इसका बड़े चोरों के ऊपर जब हाथ डाला जाएगा तो उससे बहुत सारा मुल्क के अंदर जो है ना तवानाई का बुरहान जो है उस पर भी कंट्रोल होगा। और उसकी जिस तरह साकिब साहब बता रहे थे कि मैं खुद वो खबर पढ़ के हैरान हो गया कि अगर फर्ज करें जी वो अरबों रुपए का बिल है, तो एक गरीब आदमी जो है अगर उसको फर्ज करें जी 25,000 बिल आ जाता है तो वो तो पे करने के लिए तैयार हो जाता है, चाहे वो किसी से उधार लेता है, सही बात। जो भी करता है। हमारा जो निचला तबका है ना, वो मुल्क के साथ वो ईमानदारी में उनकी अपनी एक बड़ी अच्छी जो है ना शोहरत है, और उसके हवाले से जो गरीब लोग हैं, जो मेहनतकश हैं, वो इस तरह से वो बड़े हाथ जो है ना उनके गंदे नहीं है, जिस तरह से हमारे जो अल्लाह माफ करे कि इन लोगों को भी मुल्क का सोचना चाहिए कि अगर वो फैक्ट्रियां लगा के, अगर वो इंडस्ट्रीज लगा के या वो मिलें लगा के अरबों रुपए कमा रहे हैं, तो यकीनन उसका जो है ना मुल्क को भी फायदा होना चाहिए अगर वो बिजली इस्तेमाल करते हैं। ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त पर ब्रेक का, स्टे विद अस।
बैक नाज़रीन, दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों वाले 20 ममालिक की तंजीम G20 का सरबराही इजलास 9 और 10 सितंबर को इंडिया के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मुनक़िद हो रहा है। G20 के मौजूदा सदर की हैसियत से इंडिया इस इजलास की मेज़बानी कर रहा है। अब G20 में अमरीका, रूस, चीन, इंडिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, जनूबी कोरिया, मैक्सिको, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। तुर्की, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन भी इसमें शामिल हैं। अब वैसे तो इस ग्रुप का मकसद मुआशी निज़ाम के मुख्तलिफ पहलुओं और मसाइल पर गौर करना होता है, लेकिन फिर हमने ये देखा कि वक्त के साथ साथ इसमें देर पा तरक्की, सेहत, ज़राअत, तवानाई, माहौलियाती तब्दीली और इंसदाद बदनवानी जैसे मामलात भी शामिल होते गए। अब G20 को आलमी मईशत का एक नहायत ताकतवर ग्रुप तस्वुर किया जाता है, क्योंकि इसमें शामिल ममालिक दुनिया की मजमूई पैदावार का 80% कंट्रोल करते हैं और इसके सरबराह जो कॉन्फ्रेंस को सरबराही कर रहे होते हैं हमेशा दुनिया के लिए अहम समझी जाती है। लेकिन इस मरतबा भारत में मुनक़िद होने वाली कॉन्फ्रेंस पर नाकामी के साए मंडला रहे हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कॉन्फ्रेंस में नहीं आ रहे, जबकि मैक्सिको के सदर भी नहीं आ रहे हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की आमद भी मशकूक है। तो G20 कॉन्फ्रेंस की नाकामी के खदशात का एक बड़ा सबब जो नज़र आ रहा है वो यूक्रेन की जंग भी है। अब भारत दिसंबर में G20 का सदर बनने के बाद अब तक इस हवाले से G20 की सतह पर कोई इत्तेफाक़ राय पैदा नहीं कर सका है और इस बिना पर भारत के लिए कारकर्दगी दिखाने का ये आखिरी मौका भी तस्वुर किया जा रहा है। राव खालिद साहब, सब ममालिक के अपने अपने इंटरेस्ट हैं, अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, कितना चैलेंजिंग हो सकता है भारत के लिए किसी एक पॉइंट पर कंसेंसस डेवलप करना इन तमाम ममालिक के दरमियान? देखिए, ये नो डाउट तगड़े मुल्कों की तंजीम है। जैसे आपने कहा इक़्तिसादी तौर पे बड़े तगड़े हैं, तो वो हमारे यहाँ का तगड़ा जो होता है उसका 27 होता है। हाँ। यानी 5-20 का 100 नहीं होता है, उसका 7-20 का 100 होता है, यानी 140 का। तो ये, लेकिन इसमें सबसे हैं तो ये चौधरी सारे, लेकिन सबसे बड़ा चौधरी तो अमरीका ही है। और जो एजेंडा उसका है वो आप देखती है, जब पूरा एजेंडा आप देखते हैं जिसमें तरक्की पजीर ममालिक की इक़्तिसादी मदद की जाएगी, क्लाइमेट की बात भी होती है, क्रिप्टो करेंसी के रूल्स भी उसमें बनेंगे और पता नहीं क्या क्या कुछ उसमें किया जाएगा। और सबसे उसमें इंटरेस्टिंग जो मुझे लगा वो IMF और वर्ल्ड बैंक की रिफॉर्म का भी किया गया, जो हमें रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपनी भी रिफॉर्म की ज़रूरत पड़ गई है। तो लेकिन उसमें जो सबसे अहम जो मैं समझता हूँ, जो जिसकी वजह से ये कॉन्फ्रेंस जो कंट्रोवर्सी भी हो सकती है, नाकामी भी आप उसको कह सकते हैं, जब इसका जॉइंट डिक्लेरेशन आएगा, तो रूस और यूक्रेन की जो जंग के समाजी असरात, अब मुझे ये समझ नहीं आती कि एक तो समाज, कौन से समाज की बात कर रहे हैं। अमेरिका बड़े नारेबाजी पे चलता है, कभी वो पुरअमन बकाए बाहमी की बात करता है, कभी वो दुनिया से दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए एक जंग शुरू कर देता है, कभी वो इंतहा पसंदी के ख़ात्मे के लिए आ जाता है। आजकल हमें दर्स दे रहा है आइन और कानून की सरबुलंदी का, जबकि यहाँ पे उसने आइन और कानून को कभी सपोर्ट ही नहीं किया, ना जमहूरियत वार को सपोर्ट किया। तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी होती है कि उनको किस किस्म का एजेंडा सूट करता है। तो इसमें यकीनन पुतिन और शी जिनपिंग का ना आना जो है, प्रेसिडेंट शी का, वो एक कंसर्न है। ठीक है। लेकिन उनकी शिरकत उनके नुमाइंदे कर रहे हैं। ये एक पहला स्टेप अप, नाकामी, छोटी सी नाकामी तो ये है ही कि दोनों बड़े मुल्क हैं, बहुत बड़े मुल्क हैं नो डाउट, और बड़े इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज़ हैं, चीन ख़ास तौर पे, तो उनका ना आना नो डाउट एक सेटबैक तो है। अब जो इस यूक्रेन के ऊपर जो आप जब जॉइंट डिक्लेरेशन पे जाएंगे, यूक्रेन के ऊपर क्या उसमें आता है, यकीनन चीन और रूस तो उसकी हमायत नहीं करेंगे उस तरह से, उस सारे जो भी काविश होगी। तो वो जॉइंट डिक्लेरेशन पे जाके आपको पता चलेगा कि इस कॉन्फ्रेंस का अल्टीमेट जो रिजल्ट जो अमेरिका अचीव करना चाहता है वो कामयाब हुआ है कि नहीं हुआ। तो यकीन इंडिया के खुद भी रूस के साथ जिस किस्म के ताल्लुकात है वो भी किसी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाएगा, अगरचे उनकी नई नई मोहब्बत जागी है अमेरिका की उनके साथ और उनकी अमेरिका के साथ, तो लेकिन ये इम्पॉर्टेंट इशू रहेगा उस पर। लेकिन ये है कि ये एक ऐसा फोरम है दुनिया भर में, आप देख रहे कि जितने भी ये मुल्कों के इत्तेहाद मुख्तलिफ जगह बने, यूरोपीय यूनियन जैसे बनी, हमारे यहाँ सार्क बनी, फिर SCO है सारा, ओवरऑल जो रिफॉर्म एजेंडा इनका है उसकी बात तो बहुत करते हैं, उस पर लेक्चर में बहुत सुनने को मिलते हैं, लॉज भी बन जाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो सबसे बड़े वायलेटर जो हैं वो ये बड़े मुल्क होते हैं। जैसे अगर क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं
तो ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर अमेरिका का जो रवैया रहा है बिल्कुल, ट्रंप के दौर जिसकी में। वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है हमारे जैसे मुल्कों को, जिनका कंट्रीब्यूशन नहीं है लेकिन हमें भुगतना सबसे ज़्यादा पड़ता है। उसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एक ज़माने में कुछ फैसले किए थे, उसको नहीं इम्प्लीमेंट होने दिया इन्होंने। हमें कहते रहे जी ये आप करें, ये भी करें, वो भी करें। तो उस तरह से जो कतर का डिक्लेरेशन था उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया अमेरिका ने। बहुत अरसा यानी 20 साल कम से कम उसको लटकाए रखा। तो इस किस्म के मसाइल हैं। दावे वादे बहुत बड़े बड़े करते हैं, बड़े बड़े मुल्क हैं, लेकिन जब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की, वहाँ पे ये फिर बिल्कुल और तरह का रवैया अख्तियार करते ठीक हैं। है। जी। नजमुल साकिब साहब, प्रेसिडेंट शी की एब्सेंस क्या इस तरफ इशारा है कि वो मौजूदा ग्लोबल सिस्टम से डिसइल्यूजनमेंट का इजहार कर रहे हैं, स्पेशली जबकि ये फोरम अमेरिकन इन्फ्लुएंस्ड है? सबसे पहले तो ये देखिएगा कि इसमें जो मेन इस वक्त इम्पॉर्टेंट मुल्क हैं, जिसमें अमेरिका है, चाइना है, रशिया है और होस्ट कंट्री है इंडिया, जिसको वो कह रहे हैं जी कि अब भारत बन गया है। पहले तो मैं इस पे समझ नहीं मुझे आ रही, क्या इंडिया से भारत बनेगा तो इंडिया में जो इस वक्त गुर्बत है वो दूर हो जाएगी? अच्छा, अब ये है कि आपने देखना है कि इंडिया का इस वक्त एम क्या है। इंडिया का एम है कि उसने बताना है दुनिया को कि वो एक बहुत बड़ी ग्लोबल पावर बन चुकी है, चांद के फलाने हिस्से पे भी पहुंच गई है और उसको माना जाए कि वो एक ग्लोबल पावर है। और दूसरी बात अहम जो है कि जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो उसमें हमें चाइना नज़र आता है, उसका BRI नज़र आता है और उसका पूरे का पूरा जो ग्लोब के ऊपर है। इंडिया ये चाहता है या भारत ये चाहता है कि वो माने दुनिया कि वो ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेटिव है या हेड है, उसको किसी तरीके से माना जाए। और उस पर यानी आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के वो परमानेंट जो P5 मेंबर हैं उसमें वो बनना चाहता है। अच्छा, शी जिनपिंग की आपने बात की है तो उसमें एक है उसूली मौक़िफ़, एक है फौरी मौक़िफ़। अच्छा, उसूली मौक़िफ़ ये है कि चाइना को पता है कि इस G20 में बुनियादी तौर पे क्या बातें होनी है। उसको पता है कि इसमें वर्ल्ड बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए अमेरिका का पूरा, और वो बड़े अरसे से प्रोसेस शुरू हुआ हुआ है। दूसरा जो फौरी है, उसमें अगर आपने नोट किया हो कि इंडिया और चाइना का जो एक तो 1962 की जंग से लेके गलवान वैली और फलाना ये सारा उनके बॉर्डर इशू चल रहे हैं, लेकिन जो फौरी तौर पे हुआ है वो ये हुआ है कि अभी हाल ही में चाइना ने अपना नक्शा जो है, एक मैप अपना दोबारा से बताया जिसमें अक्साई चिन और आपका जो अरुणाचल प्रदेश है वो चाइना ने दिखाया कि वो उनके यानी टेरिटरी में आता है, जिसपे के सख्त किस्म का एतराज भारत को है। अच्छा, अब ये है कि उसके बाद तीसरा एंगल आपको मिलता है इनडायरेक्ट, जिसमें कोई वास्ता नहीं, वो है रूस और चीन का एक तरफ होना। जब हम ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, रूस और चीन का एक तरफ होना और उनका कहना कि जी आप यानी अमेरिका और EU और ये सारा नेटो एक तरफ है जिसमें इंडिया बीच में कहीं पे है, हम एक तरफ हैं। तो ये दोनों ने बताया कि हम दोनों नहीं जाएंगे, लेकिन रिप्रेजेंटेशन उनकी है। मिसाल के तौर पे व्लादिमीर पुतिन नहीं जा रहे तो लावरोव साहब जा रहे हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं। दो तीन चीजें नीचे के लेवल पे इंडिया ने बताने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पे जो बाइडेन साहब आते हैं तो बजाय इसके कि वो खुद रिसीव करें उनको, उन्होंने अपने एक मिनिस्टर को भेज दिया रिसीव करने के लिए। अच्छा, इस तरह के जेस्चर्स दे के वो बताना चाहते हैं कि जिस तरह मैं गया था अमेरिका में और मुझे किसी यानी सेक्रेटरी ने रिसीव किया था तो आप भी, ऐसा नहीं चल सकता। देखिए अमेरिका को अब ये जो बाइडेन साहब जब वापस जाएंगे उस पर बात होगी कि भाई आपको तो सही तरह से मिले ही नहीं। अब आते हैं इसकी डिप्लोमेटिक, यानी इस वक्त की आखिरी बात, अभी डिक्लेरेशन नहीं आई लेकिन उसके बारे में जो खदशात हैं वो सबको यानी सामने आ गए हैं। वर्किंग लेवल पे आए, मिनिस्ट्रियल लेवल पे आए और अब समिट लेवल पे भी ये आएंगे कि उस पर किस तरह से इत्तेफाक करेंगे, यानी बुनियादी चीज़ों पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे क्या बात होगी, जो वर्ल्ड का डेट है उस पर किस तरह से एग्री कराएंगे, वर्ल्ड बैंक और IMF की किस तरह आप करवाएंगे, फिर यूक्रेन वॉर पे क्या आपका होगा। एक ये, और दूसरा कि जब ये बड़े बड़े लोग नहीं जा रहे, चाइना और इसके नहीं जा रहे, तो जो डिप्लोमेटिक एम्बैरसमेंट हुई है इंडिया को, बिल्कुल बिल्कुल, उसकी जयशंकर को तो समझ नहीं आ रही कि उसका किस तरीके से उन्होंने इसका इलाज करना है। और एक आखिरी बात ये कि इंडिया ने ये कोई कमाल नहीं किया कि वो ये G20 की मीटिंग हो रही है, बारी बारी सबने करानी है। इंडोनेशिया ने भी कराई थी, आपने भी करा ली। कमाल कौन सा आपने किया, कमाल कौन सा किया आप?
ये बात बिल्कुल ठीक है, इसको इतना ग्लोरीफाई करने की वाकई ज़रूरत नहीं थी। जलाल साहब, आपको क्या लगता है क्या सिग्निफिकेंस है G20 इजलास के इंडिया में होने की? देखें जी, भारत की जो आलमी सतह पे जो क्रेडिबिलिटी है कोई इतनी अच्छी नहीं है। ये ठीक है कि उसके अपनी लॉबी है, उसके बड़े बड़े जो ममालिक हैं उसके साथ अलायंस करते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा जो दुनिया का एक बड़ा अदारा है, उस अदारे की जो करारदादें हैं कश्मीर के हवाले से, आप देख रहे हैं कि इंडिया क्या कर रहा है। तो अगर इस वक्त जो है ना G20 जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये भी जिस तरह नजम साकिब साहब ने कहा है कि ये एक रूटीन की एक मीटिंग है और उस में यकीनी तौर पे भारत जो है वो इस साल के आखिर तक उसने प्रेसिडेंट रहना है इस तंजीम का, तो उसके बाद उसके पास ऑप्शन नहीं होगा कि वो कोई इजलास भारत में मुनक्किद कर सके। इससे पहले भी आपके इल्म में होगा कि उसने मकबूजा कश्मीर में भी एक वर्किंग ग्रुप का इजलास बुलाने की कोशिश की थी, बल्कि बुलाया था, उसमें चीन ने इनकार कर दिया कर दिया था। और ये मैं समझता हूँ कि ये जो भारत में अभी जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसके जो दर्जात हैं, जो उसका जो असल में मंशूर है, उस मंशूर के लिए तो उनका जो आखिरी अलामिया है वही अक्कासी करेगा कि इस मीटिंग के क्या नतीजे निकलते हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह अभी दूसरे मेरे शुरका जो हैं पैनलिस्ट जो फरमा रहे थे कि अगर चाइना के सदर नहीं आए हैं, रूस के सदर नहीं आए और अमेरिका के सदर जो है वो भारत में आए हैं, मैंने खुद देखा है कि वो एक मिनिस्टर जो है उनको रिसीव कर रहा है, तो आप इससे क्या अंदाजा करेंगे कि ये कॉन्फ्रेंस कामयाब हो सकती है? मेरे लिहाज से तो हरगिज़ कामयाब नहीं होगी। हाँ, अलामती तौर पे ये कॉन्फ्रेंस एक रिकॉर्ड में, दुनिया के रिकॉर्ड में ये बात आ जाएगी कि भारत ने G20 कॉन्फ्रेंस जो है उसका इजलास भारत में दिल्ली में करवाया था। और उसके आगे जो हालात हैं, मेरा ख्याल है कि भारत कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उसके अपने जो 140 करोड़ आबादी वाला मुल्क है, उस मुल्क के अंदर जो मसाइल हैं और उस मुल्क के तकरीबन मेरे करोड़ों जो बच्चे हैं वो तालीम से जो है ना वो महरूम है। इसके अलावा उसकी जो गुर्बत की जो शरह है वो भी बहुत ज्यादा है। तो भारत तो कोशिश करता है कि अभी वो अपने इस टेन्योर में उसने कोशिश की है कि मैं दुनिया के ममालिक को दिखाऊं कि मैं एक बड़ा मुल्क हूँ, मेरी जो सिचुएशन है वो इस खिते में। लेकिन इसके बावजूद चूंकि उसके तनाज़ात जो है पाकिस्तान के साथ भी उसका डिस्प्यूट है, चाइना के साथ भी उसका डिस्प्यूट है, जिसकी वजह से भारत को वो दुनिया भर में वो पिजराई नहीं मिल रही है। उसकी वजह है कि पड़ोसी ममालिक के साथ वो जंग और जदल की तरफ लगा रहता है। कभी अंगुशबाजी कर दी, पाकिस्तान के साथ कर दी, हमारे साथ तो अक्सर वो करता रहता है। लेकिन इस तरह चाइना के साथ भी आपने देखा होगा कि जब उधर सियाचिन में उसकी फौजें ऊपर चढ़ी और उसके बाद चाइना ने इतनी उसकी हलाकतें हुई, इसकी वजह से यकीनी तौर पे मैं समझता हूँ कि ये G20 कॉन्फ्रेंस जो है ये सिर्फ एक दिखावे की कॉन्फ्रेंस है। इसके कोई इतने अच्छे नताइज नहीं निकलेंगे। हाँ, इसके नताइज अच्छे अगर निकलने हैं तो उसके लिए ये तमाम जो बड़े ममालिक हैं उनको संजीदगी से इस बात पे गौर करना होगा कि जितने इसके ममालिक हैं 20 ग्रुप है जो इसका, इसमें से आप देख लें कि 85% जो है इनका GDP जो है ना वो इनकी वजह से है और 75% आलमी तजारत में इनका हिस्सा है। और अब अगर 75% आलमी तजारत में इनका हिस्सा है तो उससे दुनिया के दीगर ममालिक को भी फायदा होना चाहिए। पाकिस्तान के हवाले से भी गुज़श्ता दिनों आपको पता है पिछले साल जो हमारा सैलाब आया था वो दिल्ली के हवाले से भी वर्ल्ड बैंक ने या इस अदारे ने भी कहा था कि हम पाकिस्तान की मदद करेंगे और सबसे ज्यादा पानी मुतासर हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये अदारा भी अगर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें जो है वो इस वक्त तक बाअसर साबित नहीं हो सकी हैं और उसका भारत के ऊपर कोई असर नहीं हुआ है, तो ये G20 कॉन्फ्रेंस जो है ये भी एक रूटीन की कॉन्फ्रेंस होगी और इसमें वो और उसके बाद जो आप लामिये के बाद आप सूरत हाल देख लेंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मायूस कौन सूरत हाल है जो हमारे जो इतने ये बड़े ममालिक हैं, जिस तरह के राव खालिद साहब ने कहा कि दुनिया के बड़े चौधरी हैं, इनको ये सोचना चाहिए कि हमारा जो फोरम है, इस फोरम के जो मकासद हैं वो हम हासिल क्यों नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह के ऊपर गौर करें ताकि दुनिया को इस जो है G20 जो है उससे भी कोई बेनिफिट्स हासिल हो सके। ठीक है साकिब साहब, आखिरी मिनट है, आप शॉर्ट कमेंट कर दीजिए। सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि आप अपनी इंडियन टीम यहाँ नहीं भिजवाते क्रिकेट की कि यहाँ सिक्योरिटी के मसाइल हैं।
15-20 मेहमान हैं आपके जो कि G20 में आने थे। 1,30,000 आपने सिर्फ सिक्योरिटी पर्सनल वहां लगाए हैं। आपको डर किस चीज़ का है? मुझे समझ नहीं आती कि आपने सारी दुकानें, यकीन कीजिए रामीन, उसके पूरे 10 मील के रेडियस में तमाम रेस्टोरेंट्स बंद हैं, तमाम दुकानें बंद हैं, कोई पैदल नहीं चल सकता। तो ये जो है ना कि जी हम बहुत सिक्योर मुल्क हैं, तो मुझे समझ नहीं आती कि किस चीज़ का डर है आपको, उसकी तरफ ज़रा तवज्जो दीजिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस सिक्योरिटी और छावनी बनाने के चक्कर में जो अपने बासी हैं, नई दिल्ली के रहने वाले हैं, वो इस वक्त बड़ी मुश्किलात का शिकार है। नाज़रीन, डिस्कशन आपने हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।